पहले B2 को डिस्कस करना था। B2 में गिवन था अपने लिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन दिस। तो ठीक है ना, तो ये तो शायद अपने क्लास में किया था मैंने। इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर एक और रिंग है, इधर नाइट्रोजन गिवन, नाइट्रोजन ऊपर की तरफ, इधर अपन को नाइट्रोजन गिवन, इधर अपन को एसिड गिवन और इधर हाइड्रोजन। ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, 3 तो बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा इट विल बी काउंटेड एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। C2 तो C1 का R बता दीजिए। C1 का R बता देता हूँ। प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर द मेजर एंड माइनर कंट्रीब्यूटर, अपन को R वाला बता। R वाले में सेकंड वाला मेजर कंट्रीब्यूटर होगा, अपन को दो गिवन है 1 और 2। मेजर कंट्रीब्यूटर 1 होगा, 2 होगा। वो रीजन है कि बिकॉज इसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि इस वाले में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, उसमें सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट। जिस एटम पे लोन पेयर होना चाहिए वो अपन को लोन पेयर बनाना होगा। फिर अपन से C2 पूछा था, C2 में S पूछा था, S। अब C2 में अपन P भी लिख लेते हैं। P में 1 और 2 में अगर डिसाइड करेंगे, है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो अपन लिखेंगे 1 वाला ज्यादा स्टेबल है 2 से, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज 1 वाले। Q की बात करूंगा तो इसमें 1 और 2 की बात करते हैं। Q में अपन चेक करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पर रखेंगे, तो दिस विल बी मोर स्टेबल बिकॉज पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसमें पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। R की बात करूंगा तो R में आई विल से दैट R में 1 और 2 की बात करूंगा तो ज्यादा स्टेबल 1 होगा, इसमें ऑक्टेट कंप्लीशन। अब ऑक्टेट चेक कर लो इसमें। और S की बात करूंगा तो फिर ऑक्टेट की बात करूंगा। 1 का स्टेबिलिटी कम होगा बिकॉज कार्बन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फिर मैं ऑक्टेट की बात करूंगा, लेकिन सेकंड वाले में सभी एटम का ऑक्टेट, फिर ऑक्टेट। ये अपना B2 था। I1 की बात करते हैं। I1 से पहले D3 भी है, अपन D3 की बात। D3 वाले में अपन को गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विल शो प्लस एम इफेक्ट। अगर मुझे प्लस D3 है, अगर मुझे प्लस एम इफेक्ट चाहिए तो जो भी एटम बेंजीन रिंग से अटैच्ड है उस पर वेरी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर होना चाहिए। अगर एक भी लोन पेयर है तो प्लस है। तो ठीक है, अपन चेक कर लेते हैं भाई। तो इसमें फर्स्ट वाला, इसमें लोन पेयर है, तो अब मुझे जरूरी नहीं अपन रिंग बनाए, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं रिंग को। पहले वाले में पीएच NH 3 होल ट्वाइस है, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है होगा। दूसरे वाले में सल्फर पे लोन पेयर होगा, ये भी हो जाएगा। थर्ड वाले में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। फोर्थ वाले में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा, ये भी होगा फोर्थ वाला। फिफ्थ वाले में भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वो भी होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है फिफ्थ वाले में। सिक्स्थ वाले में नाइट्रो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। फिर लोन पेयर है होगा, ये वाला भी होगा, लोन पेयर है तो प्लस एम। फिर उसके बाद
अपन लिखेंगे, फिर इसमें प्लस एम तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सी एच है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, और सी एल के पास लोन पेयर है, वो होगा। ये अपने पास ये आपका डी। इवन अपन ने F2 का के, तो मैं F2 का के बता देता हूं। F2 है, उसके लिए के चेक कर लेते हैं। के में अपन से गिवन था F2 के में GHIJ और के, ठीक है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम लिखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयंस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ऑब्जर्व। जो अपन को के गिवन है, अपन को पता है कि अगर कोई डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो उससे जो sp3 एटम अटैच होते हैं उनसे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। इसमें कोई sp3 एटम ही नहीं है, देयर विल बी जीरो, देयर विल बी नो हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि उसमें जीरो हो जाएगा है। उसमें एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, तो HI चेक कर लेते हैं। HI में विल राइट दैट H1 है वो, H1 में द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द राइट कंपाउंड, सो वी आर गिवन दैट H1 में अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखना है तो अपन कहेंगे, पहले तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी। इसमें वेरी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इसमें। इसमें तो प्लस एम इफेक्ट है, इसमें माइनस एम था, इसमें प्लस एम है। इसमें भी प्लस एम है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर इसमें भी प्लस एम है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ऑप्शन भी इलेक्ट्रॉन देगा, और फोर्थ वाले में वी राइट दैट, और इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज NH और CH, इसमें डेल्टा पॉजिटिव, तो इसमें भी माइनस एम है, इसमें प्लस एम। अब अगर दो में प्लस एम है तो अपन कहेंगे ज्यादा प्लस एम किसका होगा, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन नाइट्रोजन, मोर स्टेबल ऑन नाइट्रोजन, मोर स्टेबल ऑन नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे सकता है इसको रादर देन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अगर देंगे तो दो नहीं, 2 में और 3 में, लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है ऑक्सीजन के कंपेयर। तो अपन कहेंगे भाई देखो इसमें ना 3 वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 वाला, क्योंकि दोनों में प्लस एम था, इसमें भी और इसमें। अब अपन माइनस एम की बात कर लेते हैं। इसमें और इसमें अगर अपन चेक करेंगे माइनस एम ज्यादा किसका है, तो देखो इसके पास लोन पेयर है तो इसको इलेक्ट्रॉन यहां से भी मिलेगा और इसको इधर से भी विड्रॉ करना पड़ेगा रिंग से, और वहां से भी मिलेगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिंग से विड्रॉ करेगा, बस ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिंग से विड्रॉ करेगा। अब देखो ये रिंग से भी विड्रॉ कर रहा है और इससे भी विड्रॉ कर रहा है, तो रिंग से थोड़ा कम विड्रॉ करेगा क्योंकि यहाँ पर तो लोन पेयर को विड्रॉ करना है, जबकि यहाँ पर एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड डबल बॉन्ड को विड्रॉ, तो लोन पेयर इजीली विड्रॉ करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिंग से थोड़ा कम विड्रॉ करेगा क्योंकि उसको नाइट्रोजन से भी मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ रिंग से विड्रॉ करेगा, मतलब इसका रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो मैं लिखूंगा 4 देन 1, दिस ऑर्डर। I1 का ए देख लो, I1 का ए पार्ट, ठीक है। अपन को स्टेबिलिटी बताना है, हाँ तो ठीक है बता देंगे।
मेरे पास CH2 और C ये वाला 1 है जिसमें अपन को गिवन है 1 में CH2 पे नेगेटिव चार्ज है और इसमें N डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन। ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज भी हो सकता है, मतलब रेजोनेंस स्टेट। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में भी CH2 जो है वो डबल बॉन्ड तो है, नेगेटिव चार्ज, ये भी विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा, इसमें भी ऑक्सीजन पे आएगा, इसमें भी माइनस आ रहा है। थर्ड की बात करूंगा तो उसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है, क्योंकि वहां तो डीलोकलाइजेशन के कोई चांसेस ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है बस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये तो कार्बन पे है और इस दोनों में ऑक्सीजन पे है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें अपन इसमें कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो अपन कहेंगे भाई देखो थर्ड वाला सबसे कम स्टेबल होगा। 1 और 2 में डिसाइड करूंगा, 1 और 2 में डिसाइड करूंगा तो यहाँ भी डिलोकलाइज होकर ऑक्सीजन पे जाएगा, ये भी डिलोकलाइज होकर ऑक्सीजन पे जाएगा, लेकिन इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा बिकॉज both 1 and 2 can show minus effect, but minus I of NO2 is greater than of CH. तो अगर माइनस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो अपन ज्यादा स्टेबल, so it will be more stable. That is how the stability of negative charge becomes. What is electronegativity से कब करेंगे, मतलब कहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक, कहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है? I2 तो मैंने क्लास में करवाया था ना उस दिन। नेक्स्ट चेक करते हैं, अब कुछ और भी पूछा है। 6 स्टार मतलब I1 का A में, तो I1 के A में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करेंगे ना। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है, पढ़ा तो था अपन ने कि अगर R इफेक्ट होता है तो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है H से, और H का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है I से। तो अगर R इफेक्ट है तो चेक क्यों करूंगा फिर मैं? अगर तो कुछ और भी पूछे हैं डाउट्स, अपन वो डाउट्स देख लेते हैं। एक तो पूछा है K3, दूसरा I2, थर्ड I6। चलो तो अपन चेक करेंगे D2 का 1, D2 का 1 बताया नहीं क्या? ये I6 है कहाँ, इसमें I ही है, I6 किसने पूछ लिया भैया? I6 किसने पूछ लिया? वैसे ही पूछ रहे हैं। पहले D2 का 2 देख लो, D2 का 1। अभी D2 के 1 में क्या गिवन है अपन को? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस एमिटर। हाँ तो लिखो ना D2 का 1, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस एमिटर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल सबसे ज्यादा NO2 होता है, फिर Cn होता है, फिर CHO होता है, फिर C डबल बॉन्ड R होता है, और उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड OH। शीट में ही देख लेते हैं, हालांकि हमें माइनस एम के ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप देख सकते हैं।
K3 K3 अपन को K3 में अपन को पढ़ाना बताना है P में 1,2 मिथाइल से 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, ठीक है। तो K3 में क्या होगा, विल बी गिवन एक CH3 हो गया और एक अपने पास CH पॉजिटिव चार्ज है और CH। तो एक बार अपन से कहा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट का मतलब होता है ये वाले बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट, वो मिथाइल शिफ्ट है। लो तो उसको शिफ्ट करूंगा तो आई गेट ये लो मिथाइल शिफ्ट। और एक गिवन है अपन को 1,2 बॉन्ड शिफ्ट। बॉन्ड शिफ्ट में अपन क्या करेंगे, विल बी गिवन बॉन्ड शिफ्ट में अपन को ऐसे लिखना है पॉजिटिव चार्ज CH3 है और यहाँ पर अब अपन इसको ये वाले दोनों में से किसी एक बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, ऐसे शिफ्ट करेंगे बॉन्ड। अगर बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करोगे तो बॉन्ड शिफ्ट करूंगा तो इक्वल भी लगेगा। मैं इसको CH लिखूंगा इधर और इधर CH3 था और ये बॉन्ड मैंने शिफ्ट थोड़ा और वैसे बना देता हूँ। अपन बॉन्ड शिफ्ट में ऐसे ये वाला बॉन्ड अपन ने इधर शिफ्ट किया था, ये CH3 तो ऐसे ही है और ये पॉजिटिव है। So we'll get like this. इसको ऐसे बना 6 मेंबर रिंग बनी, इधर CH3 है और इधर CH3, इसको पॉजिटिव चाहिए। ये लो भाई 1,2 बॉन्ड शिफ्ट K3 हो गया। I6 आपने पूछा था तो है। अब बताओ और कोई डाउट है ए सेक्शन में? ए सेक्शन में और कोई डाउट है? I2 का 2 भी था ना, I2 के 2 बताओ। I2 में गिवन है, ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है यार लास्ट टाइम। I2 का 2 एक तो अपन को ऐसे गिवन है, एक तो अपन को ए गिवन था। मैं स्टेबिलिटी सभी के बताऊं, एक तो अपन को ऐसे गिवन है ये नेगेटिव चार्ज तो डबल बॉन्ड। अगर मैं इन दोनों में चेक करूंगा तो तुम देखो इसमें नेगेटिव चार्ज का 2 बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, इसमें एक ही बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड का कॉन्जुगेशन। थर्ड वाला अगर चेक करूंगा तो इसमें तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, देयर इज नो कॉन्जुगेशन, मतलब यही ज्यादा स्टेबल है अभी भी। लास्ट वाले में चेक करूंगा तो इसमें ऐसे तो CH3 पे नहीं है क्योंकि CH3 पे नेगेटिव चार्ज हो ही नहीं सकता, वो नेगेटिव चार्ज इस पे गिवन है तो पर कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो रेजोनेंस इन दिस, बट 3 डिग्री कार्बन है भाई। कार्बन आयन में तो जितना कम होता है डिग्री उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ये 2 डिग्री कार्बन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जिसमें रेजोनेंस है, तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो ज्यादा रेजोनेंस है, तो फिर अपन कहेंगे 2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा 1 वाले से और 1 वाला ज्यादा स्टेबल होगा 3 और 4। दिस इज ऑल। बी की बात कर लो, बी वाले में अगर आप कार्बन एनाइन की बात करोगे तो देख भाई ये है एरोमेटिक, फर्स्ट वाले में रेजोनेंस होगा ना, इस वाले में है ना रेजोनेंस, इस वाले में तो एरोमेटिक है
रेजोनेंस तो छोड़ो, विदाउट रेजोनेंस एरोमेटिक हो ही नहीं पाए, ये तो एरोमेटिक है। दूसरे वाले में अपन कहेंगे इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रिंग एरोमेटिक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से रिंग एरोमेटिक नहीं है, इधर नेगेटिव चार्ज की वजह से रिंग एरोमेटिक था, मतलब नेगेटिव चार्ज इज एरोमेटिक स्टेबलाइज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से रिंग एरोमेटिक। इसमें ये नेगेटिव चार्ज की वजह से रिंग एरोमेटिक नहीं है, रिंग तो पहले से ही एरोमेटिक, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो ये रेजोनेंस होगा। थर्ड वाले में तो रेजोनेंस भी नहीं है, इधर तो नेगेटिव चार्ज में भी रेजोनेंस नहीं, नो रेजोनेंस। लो, तब तो ये एरोमेटिक था, सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ये और फिर एरोमेटिक है तो ज्यादा ही स्टेबल होगा। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एरोमेटिक है, पहले ऑक्टेट कंप्लीशन लिखा था अपन, फिर आपने एरोमेटिक लिखा, फिर आपने रेजोनेंस लिखा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा। एरोमेटिक वाले रेजोनेंस वालों से ज्यादा स्टेबल, बताया मैंने क्या। अब अपन चेक करेंगे लास्ट वाला, ये मैंने क्लास में लास्ट टाइम बताया हुआ, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये क्लास में अपन ने डिस्कस कर रखा है। इसमें पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होता है, रेजोनेंस, देयर इज नो रेजोनेंस, दैट्स व्हाई इसकी स्टेबिलिटी है। लास्ट टाइम मैंने क्लास में डिस्कस किया ये लो भाई, अब बताओ। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट टाइम अपन डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको वैसे K3 छोड़ने के लिए कहा था, लीव करने के लिए कहा था, बट पता नहीं किसने पूछा, मैंने बताया, बट पता नहीं समझ में कितना है। K3 में कंसेप्ट पढ़ाना है मुझे ना, वो कंसेप्ट पढ़ा नहीं था, तो K3 का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं, अभी नहीं पढ़ाते हैं, अभी अपन थर्मो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अपन थर्मो चल रहा था उसी को कंटिन्यू रखते, लेकिन इतना डिस्कस करने के बाद फिर थोड़ा अच्छे से समझ में आया, अच्छा ऐसा करना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपन कभी भी कर लेंगे K3 वाला पार्ट, उसको छोड़ देंगे। अब आपका नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क है ना, वो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 और 4 है, जीओसी से, ये आपका नेक्स्ट टाइम का होमवर्क है, तो डिस्कस करेंगे। अभी अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अभी अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अभी एक्सरसाइज 3 नहीं करना, एक्सरसाइज 3 अपन ये करेंगे, ये दोनों करने के बाद एक्सरसाइज 3 देंगे, फिर थोड़ा सा अपन को ये वाला पार्ट पढ़ना भी है, तो पढ़ा भी दूंगा। अभी थर्मो चल रहा है, कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, और वो स्कूल वाला सिलेबस देख लिया ना मैंने तुम लोगों का, उसमें ये कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ऑफ कार्बोकेटाइन ये स्कूल वाले पार्ट में कहीं दूर दूर तक नहीं आने वाला, इसलिए मैं ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा। ओके सर, है ना, तो स्कूल वाला सिलेबस देख लिया ना मैंने, पहले मेरा काम है सिलेबस कंप्लीट करना स्कूल का, मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल के लिए पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, टॉपिक कंप्लीट करना जे के लिए भी और स्कूल के लिए। चलो अपन थर्मो को कंटिन्यू करते हैं, थर्मो कहां तक पढ़ा था ये बता दो। थर्मो लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था ये बताओ। सर इरिवर्सिबल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल कंप्रेशन, इसका मतलब है अपन को फिर आइसोथर्मल प्रोसेस का शुरू करना था, राइट। हाँ सर, अपन ने आइसोथर्मल का रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया था क्या?
सर वो पॉजिटिव या नेगेटिव वो कैलकुलेट किया था। अपन ने वर्क डन कैलकुलेट किया था क्या ग्राफ वगैरह बना के? ये सर इरिवर्सिबल किया था। ठीक है, अपन ने वर्क डन मतलब अपन ने एडिया उसका आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ लिया, अपन को एडियाबैटिक प्रोसेस करना है। तो अपन थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर रहे हैं बात और एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे। अब इसका भी होमवर्क शुरू हो जाएगा ना। थर्मोडायनेमिक्स तो सेकेंड प्रोसेस पढ़ रहे हैं अपन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब होता है इट इज आल्सो कॉल्ड आइसोलेटेड। अब जब अपन इसको आइसोलेटेड प्रोसेस बोलेंगे ना, तो आइसोलेटेड प्रोसेस में अपन कहेंगे सो हीट कैनॉट एंटर और लीव द सिस्टम। So heat of system remain constant. Heat is Q. Heat of system remain constant. Remain constant. इसमें heat of system जो होगा वो constant. Therefore Q is equal to 0. According to plot, अगर Q 0 है तो डेल्टा E will be equal to W. Therefore, we can say that the work, we can say that the work done is done by gas on decreasing its internal energy. मतलब जो वर्क डन होगा गैस का इट विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मान लो अपन वर्क डन की बात करें, ये एक आइसोथर्मल अपन है मान लेते हैं ये एक अपने पास एक प्रोसेस बना दिया अपन ने और इसमें अपन कहेंगे कि भाई एक मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं, एक मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं यहाँ। तो अपन कहेंगे मूवेबल पिस्टन में इधर गैस है 1 मोल ऑफ गैस, n मोल गैस, इधर अपन P एक्सटर्नल। अगर P एक्सटर्नल 0 होगा तो वर्क डन हमेशा 0 होगा, क्योंकि वर्क डन किसी के अगेंस्ट होता है हमेशा, यू नो दैट। ये आइसोलेटेड प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर अपन ने वैक्यूम ऐसे करना है या जो भी अपन ने एक ऐसे वॉल बनाया जिससे कि इसका कोई रिलेशन बाहर ना हो, हीट के नॉट लॉस और गेन इन द सिस्टम। अगर अपन एक्सपेंशन करेंगे तो ये V1 वैल्यू है। अगर अपन एक्सपेंशन करते हैं गैस का तो ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है कि एक्सपेंशन करने से सो एक्सपेंशन ऑफ गैस विल शो द कूलिंग प्रोसेस, विल शो कूलिंग प्रोसेस। क्योंकि आइडियल गैस में जो भी गैस होती है, जो भी एनर्जी होती है दैट इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। सो एक्सपेंशन ऑफ गैस विल शो कूलिंग प्रोसेस। अगर अपन किसी गैस को एक्सपेंड करेंगे ना तो वो कूल होगा, और कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल में कोलाइजन होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़े, एंड कंप्रेशन हीटिंग प्रोसेस शो हीटिंग प्रोसेस। अगर अपन कोई भी वर्क डन करेंगे तो अपन ने कोई हीट तो दिया नहीं, जैसे अपन कहते थे भाई ठीक है
P is the एनर्जी ऑफ सिस्टम, Q हीट देंगे और फिर उससे वर्क डन करवा लेंगे, तो फिर टोटल एनर्जी चेंज की डेल्टा ई कितना आएगा, तो करने का Q तो जीरो है। तो जब हीट दिया ही नहीं और वर्क डन करवा लें तो ऑब्वियसली बात है इसको डिक्रीज करवाना पड़ेगा अगर वर्क डन करवाओगे। दैट इज व्हाट आई मीन कि वर्क विल बी डन ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी क्योंकि Q जीरो है और डेल्टा ई विल बी इक्वल टू, अपन क्या कहेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। अगर एक्सपेंशन से कूलिंग होता है और कंप्रेशन से हीटिंग होता है, इसका मतलब है टेम्परेचर चेंजेस। सो इन एडियाबैटिक प्रोसेस temperature of system changes, system changes, the temperature of the system will change, right? The temperature of the system will change. तो एक बार अपन कहेंगे अच्छा मान लो अपन ने कहा कि डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो अपन एक बार पूछेंगे कि देखो भाई अगर डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर है मतलब जितना वर्क डन हुआ उतना ही इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, तो इंटरनल एनर्जी तो एन सी वी डी टी होता है और डब्ल्यू होता है माइनस पी डी, है ना, ये होता है। अपन ये कह रहे हैं कि प्रोसेस इतना स्लो हुआ कि जितना भी वर्क डन हुआ उतना ही डेल्टा ई में चेंज आया, तो ऑब्वियसली बात है अगर कंजर्वेशन फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है विल से दैट डेल्टा ई इक्वल टू डब्ल्यू मतलब ये दोनों इक्वल हो। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे ठीक है ये तो एन सी वी डी दैट विल बी इक्वल टू माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ एन आर टी अपॉन बी, इसको डी, तब तो मैं कहूंगा एन तो कैंसिल हो जाएगा, तो पीवी इंटू डी टी बाई पी विल बी इक्वल टू आर इंटू डी डी बाई, इसको इंटीग्रेट, तब मैंने वॉल्यूम पर चेंज V1 से V2 तक, क्योंकि टेम्परेचर चेंज तो होना ही है, तो जब अपन वॉल्यूम को चेंज करेंगे V1 से V2 तक, आपकी मर्जी आप एक्सपेंशन करो या कंप्रेशन करो, मैं उसी हिसाब से टेम्परेचर चेंज कर दूंगा। आपने कहा ना कि अगर वॉल्यूम चेंज करोगे तो टेम्परेचर चेंज, तो अच्छा दूसरी बात ये अपन को पता है कि R बाय CV क्या होता है, 1 माइनस 1, तो ना अपन ने लिखा ना CP माइनस CV इक्वल टू R, CV से डिवाइड करो, CV से अगर आप डिवाइड करोगे तो आई गेट CP अपॉन CV और CV अपॉन CV तो माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई CV, ये होता है गामा, तो इसका मतलब R बाई CV में गामा माइनस 1 लिखो, तो मैं क्या करूंगा इसको लिख लेता हूँ ln ऑफ T2 बाई T इज इक्वल टू R बाई CV को कर लेता हूँ गामा, और इसको लिख लेता हूँ V2 बाई, तब मैं ऐसे लिखता हूँ ln को हटा देता हूँ, तो I'll get that T2 by T1 will be equal to V2 by V1 to the power of n। अब इधर नेगेटिव साइन कहाँ गया, इधर नेगेटिव साइन भी तो मैंने नेगेटिव साइन को चेंज करने के लिए इसको चेंज करना, नेगेटिव साइन सर को, V by V1 आएगा ना, कौन सा V है, सर हमारे पास V2 है ही नहीं। क्या V2 है ही नहीं मतलब सर तो इसी क्वेश्चन में, अच्छा ओके सर, तो अपन इसको लिखेंगे दैट इज T2 by T1 इज इक्वल टू, इधर गामा को पावर में लेके जाते हैं गामा माइनस 1 और ये अपने पास आएगा V1 बनेगा, ये V2 by V1 आना चाहिए, V1 by V2 क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, मैं इसको लिख सकता हूँ T2V, मतलब ऐसे लिख सकते हैं T2 V2 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 टू द पावर ऑफ गामा, मतलब मैं लिख सकता हूँ TV टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये लिख सकते
अगर मुझे क्वेश्चन में दो वॉल्यूम गिवन है और एक टेम्परेचर गिवन है, तो मैं T2 कैलकुलेट कर सकता हूँ कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। अगर एक्सपेंशन हुआ तो फाइनल टेम्परेचर छोटा होगा क्योंकि कूलिंग होता है। आपने बताया ना कि एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग होगा और कंप्रेशन होगा तो हीटिंग। तो अपन को एक इक्वेशन ऑफ स्टेट मिल जाएगा, तो अपन को इक्वेशन ऑफ स्टेट मिल जाएगा। ये R बाय CV इज गामा माइनस 1 है, तो अपन को पता है। अब अगर मान लो अपन से कहा गया कि ठीक है सर, विल से दैट मैं इसको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में लिखना चाहता हूं और P एंड V टर्म। अगर आप लिखना चाहते हैं तो T को आप क्या करो, T को आप लिख लो P V अपॉन N R इंटू V टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देख भाई, N और R तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है और V टू द पावर ऑफ 1 है और गामा माइनस 1 है, मतलब हो गया P V टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू। ये अपने पास P और V के फॉर्म में भी आता। मतलब अगर मुझे दो प्रेशर गिवन है, तो भी मैं, और एक वॉल्यूम गिवन है तो V2 बता दूंगा या वॉट एवर V पर। भाई अगर मान लो अपन को एक बार पता है सर, आपने जब आइसोथर्मल बताया था तो आइसोथर्मल में क्या होता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अपन ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसमें PV नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा, एक्सपेंशन टेम्परेचर। भाई अगर किसी प्रोसेस को मुझे पहचानना है कि वो PV वाला प्रोसेस आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है, तो मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ P1 V1 और यहाँ कैलकुलेट करता हूँ P2 V2। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब एडियाबैटिक है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ही कहूंगा वो आइसोथर्मल, नहीं तो मना कर दूंगा वो आइसोथर्मल नहीं। वो आइसोथर्मल नहीं। अब अपन कहेंगे ठीक है सर, मान लेते हैं कि अपन को ये, अपन ने VT में लिखा, PV में लिखा। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये ना T और P में आ जाए, तो ठीक है V की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो और P एंड P टर्म्स। अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और लिखते हैं। अब मैं इसको हटा नहीं रहा क्योंकि अपन को याद रहेगा ना भैया इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। गामा में PV का इक्वेशन क्या, इसमें एडियाबैटिक में PV का इक्वेशन क्या होता है और आइसोथर्मल में PV का इक्वेशन क्या होता है। अपन को डिफरेंस अच्छे से पता रहेगा ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। हम एडियाबैटिक का कोई भी क्वेश्चन एटोमिसिटी के बगैर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमें बताना पड़ेगा क्योंकि गामा डिपेंड्स ऑन द एटोमिसिटी ऑफ द गैस। मैंने आपको बताया कैसे। अगर मुझे P और T का टर्म चाहिए तो V को T के टर्म्स में चेंज कर, P तो है, अपन V को चेंज कर। Done, sir. तो V को अपन क्या लिख सकते हैं, तो अपन कहेंगे V को लिख लो nRT upon P। So we'll write that PV to the power of gamma is equal to constant। So V को आप लिख लो nRT upon P to the power of gamma आ गया अपने पास, is equal to constant। अब nR तो कांस्टेंट है ही, विल राइट दैट P इधर गामा है, ये 1 माइनस गामा है इनटू T टू द पावर ऑफ गामा। ये The previous page. these three equations, तो तभी बोल देना चाहिए ना, तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। ये लो
थोड़ा जल्दी करना। डन सर। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। These three equations 1, 2 and 3 is applicable only for reversible relation. Because we have considered the change in volume right, consider the change in volume and change in temperature ना, considered अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई। आपने कहा डेल्टा E इज इक्वल टू W, मतलब जितना भी आपने वर्क डन किया उतना ही चेंज इन टेम्परेचर हुआ। डेल्टा E इज इक्वल टू टेम्परेचर अपन ने ये कंसिडर। अभी अपन देखेंगे, देखो अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो अपन क्या लिखेंगे, वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, तो जब मुझे पता है यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है तो मैं वर्क डन पीवी से क्यों कैलकुलेट करूंगा, ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा। ये भाई आपको एटोमिसिटी बताना ही पड़ेगा एडियाबैटिक प्रोसेस को। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर मुझे गिवन होगा, T2 में कैलकुलेट कर लूंगा, या गिवन होगा अगर फाइनल टेम्परेचर तो ठीक है, वरना आप मुझे प्रेशर दे दो फाइनल और इनिशियल, और टेम्परेचर इनिशियल में फाइनल खुद कैलकुलेट कर लूंगा ये यूज करके और गामा यूज करके। या फिर मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू MC। T को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल टेम्परेचर को P2 V2 अपॉन NR माइनस P1 V1 अपॉन NR। एन तो कैंसिल हो जाएगा, N कट होगा। और CB बाय R कितना होता है बोलो। गामा। CB बाय R होता है 1 अपॉन गामा माइनस R बाय CB। अपन ने कैलकुलेट किया था ना, अपन ऐसे कर लेते, यहाँ पर लिख देते हो थोड़ा, CP माइनस CB इज इक्वल टू R, तो CP अपॉन CB माइनस 1 इज इक्वल टू R बाय CB, है ना। सो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है। अब ऐसे जरूरी नहीं कि अपन ये सारे इक्वेशन यूज करें, अपन तो ये चेक कर लेंगे, अगर मुझे इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर गिवन है इससे कैलकुलेट कर दूंगा, अगर मुझे टेम्परेचर गिवन नहीं है, प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है और एटोमिसिटी ऑफ द गैस है, इससे कैलकुलेट कर दूंगा। ये तो भाई वर्क डन आ गया। अगर टेम्परेचर फाइनल मुझे गिवन नहीं है, प्रेशर गिवन है P1 P2 और T1, इसको यूज कर लूंगा, P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 टू द पावर ऑफ गामा, जो भी गिवन है पावर। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, वी गॉट दैट कि भाई डेल्टा H इज इक्वल टू लाइक दिस, वर्क डन हम ऐसे ही करते। Therefore, I can say that for work done in adiabatic process, batic process, work done in the adiabatic process, अगर मुझे रिवर्सिबल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या तो इससे कैलकुलेट कर लूंगा या फिर इससे कैलकुलेट। और अगर इरिवर्सिबल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो भी मैं ऐसे ही कर टेम्परेचर चेंज तो इरिवर्सिबल नहीं होगा ना।
लेकिन इसमें ये T2 डैश, ये T2 डैश। तो T2 डैश मुझे क्या कैसे पता चलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2 डैश? ठीक भाई, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस जितना मैंने वर्क डन किया ना उतना ही टेम्परेचर चेंज। ये अपन ऐसे लिख लेते हैं, मैंने जितना अब वर्क डन अपन टेम्परेचर चेंज से ही कैलकुलेट करेंगे, टेम्परेचर चेंज नहीं, वर्क डन विल बी, यहाँ पर जो अपन वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा, एंड डेल्टा E इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। जबकि फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस अपन क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस में कि जो वर्क डन होता है ना दैट इज नॉट इक्वल टू डेल्टा। अपन ने जितना वर्क डन किया मतलब वॉल्यूम चेंज जितना किया ना उतना डेल्टा ई में चेंज नहीं आया, टेम्परेचर में चेंज नहीं। मतलब डेल्टा ई इज इक्वल टू NCV/dt तो लिखूंगा, लेकिन इस टेम्परेचर में डिफरेंस कम होगा इसके कंपेयर से। व्हाई इट इज सो? बिकॉज वी नो दैट work done in a reversible process is always greater than work done in a irreversible। अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें तो अपन ऐसे बता सकते हैं, पहले इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ फॉर एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अपन ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे। ग्राफ से पहले अपन मैं एक बार पहले तुमको टेम्परेचर चेंज करता, मतलब ये कोई ऐसे कंसेप्ट नहीं है, अपन तो ऐसे ही नोट लिख रहे हैं कि यार देख जो मर्जी चाहे आप लिखिए। अपन क्या कहेंगे, आप जो मर्जी चाहे मुझे बता दें, वर्क डन तो मुझे ऐसे ही कहते, आपने बताया कि रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, वर्क डन तो मुझे ऐसे ही, बस इसमें T2 डैश आएगा, उसमें T2 डैश। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मान लो सपोज कर लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, या अपन क्या ऐसे मान लेते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अपन एक्सपेंशन की बात, एक्सपेंशन में मेरे पास, तुमने कहा कि मेरे पास T1 गिवन है, T1 मुझे गिवन है टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 500 केल्विन। अपन सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर एक्सपेंशन करोगे आइडियल गैस का तो कूलिंग होगा, आपका केटीजी चल रहा है और दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता थर्मोडायनेमिक्स से केटीजी। आपका फिजिक्स में केटीजी चल रहा है मुझे पता है। तो इनिशियल टेम्परेचर अगर आपको पता है तो एक्सपेंशन से कूलिंग होगा, और कूलिंग से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये आपको पता है। कूलिंग मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर। T2 आ गया अपने पास, मान लेते हैं T2 अपने पास, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ये 200 केल्विन, तो ये मान लो रिवर्सिबल एक्सपेंशन था। अगर मान लो इसकी जगह आप इरिवर्सिबल एक्सपेंशन लें तो भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन जब आप इरिवर्सिबल की बात करते हैं तो आप T2 डैश लिखते, फिर आप T2 डैश लिखते, और T2 डैश का वैल्यू 200 से बड़ा होता है। मान लेते हैं अपन 250, तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, बस 200 से बड़ा होगा। मैं 201 भी ले सकता था, 2 भी ले सकता था, 50 भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, बस इससे बड़ा होना चाहिए। अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन जब अपन कैलकुलेट करते हैं ना तो टेम्परेचर डिफरेंस लेना होता है। सेम गैस के लिए अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन करूंगा तो इसमें डिफरेंस डेल्टा T 300 आ रहा है, जबकि इसमें डेल्टा T 250 आ रहा है। तो बताओ W का वैल्यू ज्यादा किसमें होगा? रिवर्सिबल एक्सपेंशन।
भाई जिसमें डेल्टा टी बड़ा होगा उसमें डब्ल्यू बड़ा होगा। ये तो एटॉमिसिटी ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्सपेंशन में हमेशा कूलिंग होगा, और जो रिवर्सिबल वर्क डन होगा उसमें टेम्परेचर ज्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल के। अगर ये टेम्परेचर मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है फाइनल टेम्परेचर, तो मैं इन इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेट करूंगा। इसलिए तो ये इक्वेशन दिया आपने भाई, ये क्यों पढ़ाया, T1 इज इक्वल टू P2 T2। यहां पर क्या है अपने पास, अगर दो वॉल्यूम गिवन है एक टेम्परेचर गिवन है तो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर लूंगा, मतलब T2 आ जाएगा, T1 गिवन होगा क्वेश्चन। तो मैं टेम्परेचर डिफरेंस से वर्क डन कैलकुलेट करूंगा, ना कि पीवी से। पीवी से भी कर सकता हूं लेकिन उस केस में मुझे गामा गिवन होना चाहिए। That's all। अगर मान लो यही चीज अपन कंप्रेशन की बात मान लेते हैं कि भाई सर ठीक है, आप एक्सपेंशन बता रहे हो, जरा कंप्रेशन भी बता दो। आइसोथर्मल लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था, अभी मैं ग्राफ भी बनाऊंगा, मतलब एक बार ये बताने के बाद भी मैं आपको ग्राफ बनाऊंगा कि देखो ग्राफिकली भी देखते हैं ना क्या। अगर डेल्टा एच कंप्रेशन की बात करेंगे, तो अगर मुझे T1 मान लो गिवन है, कंप्रेशन में तुमको पता है इट विल शो द हीटिंग। मतलब अगर T1 मुझे 500 केल्विन गिवन है, तो जब मैं इसको रिवर्सिबल रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करेंगे, तो अगर अपन रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करेंगे तो देखो भाई टेम्परेचर तो बढ़ेगा क्योंकि आपने बताया हीटिंग इफेक्ट होता है। तो जो इसका T2 होगा दैट विल बी इक्वल टू, इससे तो ज्यादा ही होगा, चलो मान लेते हैं 700। तो इसका जो T2 डैश होता है इररिवर्सिबल कंप्रेशन, तो इसमें जो होगा T2 वो T2 डैश होगा। तो इररिवर्सिबल कंप्रेशन में जो टेम्परेचर चेंज आता है वो 700 से ज्यादा आएगा। वो 700 से ज्यादा। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस की बात करूं तो अच्छा, दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। मान लो अपन को दोनों को कंपेयर करना है ना, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज जैसे यहाँ पर आ रहा था 300, उससे भी ज्यादा आता है। T2 dash will be greater than T2 in case of compression, or in case of expansion T2 dash will be greater than T2 always। लेकिन एक्सपेंशन में क्या होता है, कूलिंग होता है, कूलिंग होता है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो ये 300 है और ये 250। मैक्सिमम वर्क डन किसमें होगा, हमेशा मैक्सिमम वर्क डन, लास्ट टाइम मैंने आइसोथर्मल भी पढ़ाया था आपको और बताया था कि मैक्सिमम वर्क डन इररिवर्सिबल कंप्रेशन में होता है, चाहे आइसोथर्मल हो या एडियाबैटिक हो। चलो अपन ग्राफ बना के देखते हैं, आप ये लिख लो, मैं आपको ग्राफ से दिखाता हूँ। हो गया सर, लिख के हैं। और एक मिनट रुक जाओ, बाकी लोग भी है ना, फिर कहेंगे सर लास्ट साइड लिख लो। एक मिनट रुक जाते हैं। हो गया सबका, चलो अपन एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब आइसोलेटेड प्रोसेस। अगर आइसोलेटेड प्रोसेस है तो Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा E इज इक्वल टू W, डेल्टा E इज इक्वल टू W। डेल्टा E इज इक्वल टू होता है NCV dt,
तो डेल्टा H will be equal to NCP. हीट कैपेसिटी डेल्टा H अपॉन डेल्टा E, मतलब दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू Cp अपॉन Cv आ जाएगा. सो मैं इसको लिख सकता हूँ गामा, मतलब डेल्टा H और डेल्टा E में रिलेशन होगा गामा से. एंड हीट कैपेसिटी, अगर मुझे हीट कैपेसिटी बताना है एडियाबैटिक प्रोसेस का तो C होता है, दैट इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा T होता है. Q 0 होता है तो डिवाइड बाय डेल्टा T लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी. क्यों 0 होगा डेल्टा T, अगर Q बाय 0 होता तो इन्फिनिटी, दैट इज 0. क्यों 0 है? हाँ, बिकॉज नो हीट कैन एंटर द सिस्टम और लीव द सिस्टम. अब अपन इसमें डिस्कस करते हैं पहले रिवर्सिबल प्रोसेस फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस चेक करेंगे, है ना. तो अपन पहले चेक करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करेंगे और दूसरा अपन इरिवर्सिबल. अपन पहले रिवर्सिबल एक्सपेंशन लिख लेते हैं, फिर जो भी बचेगा स्पेस उसमें. पहले अपन रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं बस. तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे क्योंकि हमें तो मैकेनिकल वर्क डन पढ़ना है, और मैकेनिकल वर्क डन का मतलब होता है प्रेशर वॉल्यूम. यहाँ आपके पास P और यहाँ भी P. यहाँ आप रिवर्सिबल तो ऐसे बनाओगे, इसमें ये V1 होगा, ये V2 होगा, ये P1 होगा इनिशियल. एक्सपेंशन की बात कर रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे, और आपका ये P एक्सटर्नल होगा जिसको आप P फाइनल लिखोगे. तो इसको P1 V1 ले लेता हूँ, इसको P2 V2. अपन को पता है P1 V1 इज नॉट इक्वल टू P2 V2, वो अपन को पता है. वाइट इज सो. और टेम्परेचर चेंज होगा ना, इस पर टेम्परेचर T1 कैलकुलेट करूंगा और इस पर टेम्परेचर T2, दैट विल बी डिफरेंट. अब अपन यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? वर्क डन. अगर अपन हुआ वर्क है एडियाबैटिक में थोड़ी होगा, अच्छा ओके सर. तो लिखेंगे अपन दैट इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस NCV. माइनस क्यों लगेंगे, तब तो डेल्टा E लिख रहे हैं, W को थोड़ी सब्स्टिट्यूट करते हैं. NCV T2 माइनस T1, ये अपना वर्क है. रिवर्सिबल वर्क है, दिस इज द रिवर्सिबल. तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसको, therefore वर्क डन विल बी इक्वल टू, अपन इसको लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय गामा माइनस. मतलब प्रेशर वॉल्यूम से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. अगर प्रेशर वॉल्यूम गिवन है तो उससे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो गामा माइनस 1 से डिवाइड करके. और अगर टेम्परेचर गिवन है तो मैं टेम्परेचर से कैलकुलेट. वर्क डन कैलकुलेट करके बता. अब मान लेते हैं अपन की अपन को गिवन है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन. इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए लिखेंगे तो अपन इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं भाई. ग्राफ ले लेते हैं पीवी ग्राफ. ये पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ में अपन क्या बोलते हैं, तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का मतलब है अपन को प्रेशर P1 V1 गिवन तो था, V1, बट व्हाट हैपेंस, थोड़ा अच्छा नहीं बनाता. अपन कहते हैं कि भाई इसमें P2 V2 इधर है, तो वी आर नॉट एबल टू टेल विच पाथ इज फॉलोड बाय द एक्सपेंशन ऑफ गैस. तो अपन क्या बोलते हैं कि जो वर्क डन होता है एक्सपेंशन में वो कम होता है. एरिया अंडर द ग्राफ इज लेस इन दिस केस देन दिस. मतलब इसमें वर्क डन जो होगा एक्सपेंशन में
दिस इज योर फाइनल प्रेशर दैट इज पी एक्सटर्नल, और ये आपका इनिशियल प्रेशर था दैट इज पी इंटरनल। तो यहाँ पर अपन को P1 V1 अपॉन P1 V1 T1 गिवन है, इसको P2 V2 T2, लेकिन ये T2 जो होगा वो T2 डैश है। अब अपन को इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आप डेल्टा ई तो लिखोगे बट दैट विल बी इक्वल टू NCV T2 डैश माइनस T1 डैश T1 इनिशियल टेम्परेचर। अगर दोनों में इनिशियल कंडीशन सेम होता तो अपन कहते हैं कि फाइनल कंडीशन अगर रिवर्सिबल होता तो इससे इतना वर्क डन ज्यादा होता। अगर रिवर्सिबल, अगर दोनों में कंडीशन सेम है तो अपन कहते हैं रिवर्सिबल में इतना वर्क डन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इररिवर्सिबल, दोनों में ही एक्सपेंशन। और कूलिंग होने की वजह से P2 जो होगा वो छोटा होता है T1 से, therefore W is नेगेटिव। हाँ, तो एक्सपेंशन में W तो नेगेटिव होता ही होता है। यहां भी एक्सपेंशन है तो कूलिंग होगा, और कूलिंग होगा तो T2 डैश इज लेस देन T1, so therefore W will be, ये छोटा होगा उससे तो नेगेटिव होता है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन देखते हैं। वी नो that work done in a reversible process is greater than the work done in a irreversible process. इसका मतलब है इसमें NCV T2 डैश T2 माइनस T1 होगा, तो इस केस में इसको ज्यादा होना चाहिए NCV T2 डैश माइनस T1, so T2 will be greater than T1। अगर ये अपन को पता है कि वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो ना इसमें ज्यादा वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन, वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन, तो अपन इसको डेल्टा टी लिख सकते हैं। इसका डेल्टा टी बड़ा होगा इसके डेल्टा टी से, इसका डेल्टा टी बड़ा होगा इसके डेल्टा टी से, इसका डेल्टा टी बड़ा होगा इसके डेल्टा टी से, बिकॉज वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन अ इररिवर्सिबल प्रोसेस। अपन करेंगे T2 विल बी ग्रेटर देन T2 डैश। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि देख भाई, जो T2 है ना, ये और ये, तो अपन उसमें तो कुछ और ही आ रहा है, अपन तो ये वैल्यू ज्यादा बड़ी चाहिए इससे, ये वैल्यू ज्यादा बड़ा चाहिए इससे। अब तो सही तो है, सही तो लिख रहे हैं तुम भाई, ये मॉड लगा लो आप मॉड लगाओ, तो इसका डेल्टा टी विल बी ग्रेटर देन, इसका डेल्टा टी विल बी ग्रेटर देन इसका डेल्टा टी डैश। हाँ, वो ग्रेटर ले लेते हैं, इसका डेल्टा टी बड़ा होगा इस। अब अगर अपन मॉड लगा ले तो मॉड में अपन कहेंगे ये वैल्यू बड़ी होती है इससे, अगर ये वैल्यू बड़ी होगी मतलब डिफरेंस बड़ा, तो सही आ गया। therefore T2 will be, मतलब T2 will be less than T2 डैश, क्योंकि अपन को ये वैल्यू बड़ी चाहिए ना, और ये बड़ा चाहिए तो ये वैल्यू अपन को छोटा चाहिए, इसलिए अपन से कभी गलत नहीं होगा। सो T2 है ना, T2 डैश जो होगा वो मतलब बड़ा होगा, तो डिफरेंस जो है वो कम है। अपन ने वही किया, और ये ग्राफ अपन को दिख रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए प्रोसेस में। अब अपन कंप्रेशन की बात करते हैं, तो ये ग्राफ अपन थर्ड देख लेते हैं, रिवर्सिबल कंप्रेशन। कंप्रेशन, अगर अपन रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करेंगे तो कंप्रेशन के केस में अपन ऐसे लिखेंगे, कंप्रेशन में अपन कहेंगे, देखिए इस केस में कंप्रेशन में आपके पास इनिशियल वॉल्यूम होगा यहाँ पर V इनिशियल, V वर्सेस P का ग्राफ है, और ये V फाइनल है। ये आपका P फाइनल हो गया जो कि बड़ा होगा, और ये आपका P इनिशियल हो गया। तो जब आप रिवर्सिबल की बात करोगे तो यू नो दैट आप कर्व बनाओगे। अब आप कंप्रेशन की बात करें,
तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो W ऐसे ही लिखना है ना, इधर जो टेम्परेचर होगा इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर होगा, फाइनल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर, मैं तो ऐसे लिखूंगा NCV T final minus T initial, but T final is greater than T initial क्योंकि कंप्रेशन है, therefore work done is positive, होना ही चाहिए, वो तो होता ही है, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव फॉर कंप्रेशन और फॉर हीटिंग होता ही है। भाई वॉल्यूम बड़ा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम छोटा होगा तो कंप्रेशन होगा, कोलिजन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर। सिमिलरली इफ यू राइट दैट irreversible compression, irreversible compression, अभी irreversible compression में अपन बनाएंगे अगर ग्राफ, तो अपन को ग्राफिकली साफ साफ दिखेगा अपन को क्या करना है, ग्राफिकली अपन को साफ साफ दिखेगा कि अपन को क्या करना है। विल से दैट इररिवर्सिबल में मान लो ये आपका फाइनल वॉल्यूम है, आप कंप्रेशन की बात कर रहे हो, ये आपका V फाइनल है, ये आपका V इनिशियल है, तो ये आपका P इनिशियल होगा और ये आपका P फाइनल होगा। जब आप कंप्रेशन करोगे तो अपन क्या करते हैं, इररिवर्सिबल में पहले अपन कंप्रेस कर देते हैं और उसके बाद अपन वॉल्यूम चेंज दिखाते हैं। पहले वो अपन ब्लॉक रख देंगे, पिस्टन पे ब्लॉक रखोगे तो इतना प्रेशर वाला ब्लॉक रख दिया, फाइनल प्रेशर वाला, और उसके बाद फिर वो वॉल्यूम चेंज हुआ, तो अपन क्या बोलते हैं कि दिस इज द वर्क। अभी इसमें वर्क डन की अगर आप बात करोगे तो T इनिशियल और T फाइनल, इसमें तो वर्क डन सबसे ज्यादा है भाई, इन दोनों से भी ज्यादा है। तभी मैं आपको बोल रहा था कि वर्क डन इन अ इररिवर्सिबल प्रोसेस इधर ज्यादा होगा रिवर्सिबल। तो वर्क डन तो मैं ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा, डेल्टा E इज इक्वल टू NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। इसका T फाइनल ऑफ इररिवर्सिबल कंप्रेशन will be greater than T final of reversible compression। और इसका ग्राफ तो सबसे बड़ा ग्राफ देख रहा है अपन, तो देखो ना एरिया सबसे बड़ा है, इसका मतलब मैक्सिमम वर्क डन तो इसी। तो इसका वर्क डन सबसे ज्यादा होता है, तो इसका जो डेल्टा टी होता है, मतलब अपन इसमें क्या बोलते हैं कि इधर अपन ये वैल्यू इसलिए इक्वल बताते हैं क्योंकि रिवर्सिबल है, जितना आपने वॉल्यूम चेंज किया उतना ही टेम्परेचर चेंज आया, जितना आपने वॉल्यूम चेंज किया उतना ही टेम्परेचर चेंज नहीं आया, ये दोनों इक्वल नहीं होते। आई एम नॉट टेलिंग कि मतलब ये अपन वर्क डन ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं, जितना वॉल्यूम आप चेंज कर रहे हो उतना टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है, तभी तो अपन कहते हैं कि टेम्परेचर जो चेंज आ रहा है वो टेम्परेचर चेंज कम आ रहा है, और टेम्परेचर चेंज कम आएगा तो वर्क डन कम होता है। तो इस केस में अपन कहेंगे भाई इसका टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करो, तो आप ना जो इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें टेम्परेचर चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, विल सी दैट। टू कैलकुलेट टेम्परेचर चेंज इन इररिवर्सिबल प्रोसेस, कभी कभी अपन को T2 डैश कैलकुलेट करना होता है फाइनल टेम्परेचर, तो आप ना ऐसे कैलकुलेट कर लो, डेल्टा E विल बी इक्वल टू W, लेकिन आप डेल्टा E को क्या लिखो, NCV T2 डैश माइनस T1 लिखो, और वर्क डन को क्या लिखो, माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस। मतलब आप क्या करना कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम इसके यूज करना, इनिशियल टेम्परेचर गिवन होगा तो आप T2 डैश कितना चेंज आया वो कैलकुलेट करना है इससे, तो आप कैलकुलेट करोगे। आप प्रेशर को लिख सकते हो nRT अपन, मतलब आप यहाँ पर इनको भी चेंज कर सकते हो या इनको भी, मतलब आगे भी लिख सकते हो, उधर स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिखा,
आप आगे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, मतलब आगे और भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, आप पहले लिख लो उसके बाद। सर एक मिनट, आपका माउस हटाओ ना वहां से। अच्छा, गड़बड़ हो रहा हो है? गया सर, अच्छा, हो गया सर। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलो। अपने कहा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब अब उससे ही काम चल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा और कैलकुलेट करूँ। अपन ने लिखा डेल्टा ई और डब्ल्यू जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, अपन मतलब बराबर नहीं है तो ऐसे नहीं लिखना कि बराबर नहीं है, अपन तो कैलकुलेट करेंगे एन सी वी टी टू डैश माइनस टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू। अपन इसको ऐसे लिख लेंगे एन सी वी, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं ना, तो अपन ऐसे लिख लेंगे एन सी वी टी टू डैश माइनस टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इज पी टू, पी फाइनल। और वॉल्यूम को लिख सकते हैं अपन एन आर टी टू अपन पी टू माइनस एन आर टी वन अपन पी वन। तो एन तो अपन कैंसिल कर लेंगे, अपन को मिलेगा दैट इज आर बाई सी बी कर लेंगे अपन, बाहर निकाल। तो सी बी बाई आर करते हैं तो टी टू डैश माइनस टी वन डिवाइडेड बाई लिख लेता हूँ गामा माइनस, वो सी बी बाई आर को लिख लिया, और यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस टी टू, ये हो जाएगा टी टू अपन पी टू माइनस टी वन अपन पी वन, ऐसे लिख सकते। इफ पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी टू, जो कि अपन ने लिख रहे हैं, देखिए भाई फाइनल प्रेशर अपन पी टू ही ले रहे हैं, कभी कभी हो सकता है डिफरेंट है, मतलब इधर जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, अपन इसको ऐसे लिख रहे हैं कि पी एक्सटर्नल है और ये भी पी एक्सटर्नल। तो अगर अपन पी एक्सटर्नल को बराबर लिख लेते हैं, जो कि होता ही है जनरली, देन वी कैन से दैट ये जो टी टू डैश होगा, अब ये जो टी टू लिख रहे हैं अपन, इसको टी टू डैश बनाना, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, देन वी कैन से, फिर अपने लिए काफी इजी है, टी टू डैश माइनस टी वन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन इज इक्वल टू, अब अपन इसको पी टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को ये मिलेगा माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो टी टू डैश होगा माइनस पी वन पी टू अपॉन पी वन। वैसे इतना मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि वहीं पे सॉल्व कर लो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वैल्यूज अपन को गिवन, अगर टेम्परेचर वगैरह में गिवन है तो टेम्परेचर यही सब्स्टिट्यूट करो, वो ज्यादा बेटर होता है रादर देन अपन इतना सारा लिखें। फिर इसको टी टू डैश के टर्म में अपन एक सॉल्व करेंगे, उधर लेके आएंगे लाइक दैट, तो वो नहीं करते, तो बस ऐसे ही छोड़ दो, तो ये है बस, ठीक है। So this is about the adiabatic process. फिर अपन गौर करेंगे, this is about the adiabatic process. अब अपन आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब हो गया वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है देयरफॉर डेल्टा वी विल बी इक्वल टू जीरो। अरे भाई अगर डेल्टा वी जीरो है देन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो।
और W 0 है, so we can say that delta E is equal to Q. और डेल्टा U क्या होता है? डेल्टा E क्या होता है? NCV डेल्टा T होता है। लो भाई, तो टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट कर लूंगा मैं भाई। अगर मुझे ऐसे गिवन, अगर अपन को ऐसे गिवन कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे अपन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है आप ऐसे करोगे, अब जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, मतलब प्रोसेस को अपन ए से बी तक ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन तो जीरो रहेगी, हीट कैपेसिटी तो सीवी रहेगा। एंड डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एनसीपी डीटी रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा ई अपन को पता है। If volume is constant, work done is always zero. Then work done is zero. वो अपन को पता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। मतलब आइसोबैरिक मतलब होता है प्रेशर इज प्रोसेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो W तो कैलकुलेट करूंगा, मुझे साइन तो लगाना पड़ेगा। W मुझे पता है, कांस्टेंट प्रेशर पे आई विल राइट दैट डेल्टा P will be equal to NCV delta T. Therefore, Q will be equal to, that is delta E minus W. And delta H, NCP delta T. हीट कैपेसिटी तो CP ही होगा, इस C ये हो गया। तो आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो रीजन, क्योंकि आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में वहां कहीं कर्व नहीं बनेंगे, पीवी डायग्राम। वहां कहीं कोई कर्व नहीं बनेगा ए टू बी, वहां कोई कर्व नहीं बनने वाला, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि अपन को ऐसे ही दे दें, वो ऐसे भी दे सकते। पी और टी तो भी अपन ऐसे लिखेंगे। अगर पी और टी है तो अपन को प्रेशर वॉल्यूम है, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही कंप्रेशन की वजह से, राइट। और वी और टी होगा तो अपन को पता है आइसोबैरिक। यहाँ भी अपन जैसे पी और वी में ग्राफ ड्रॉ किया ना, अपन दूसरे ग्राफ भी देख सकते, अपन को ग्राफ ऐसे मिला। सर वो सेकंड वाला प्रेशर पे टेम्परेचर पे 0 से स्टार्ट होगा। हाँ, क्यों? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये वाला पार्ट जो होगा इसको अपन लिखेंगे ना, so we can write that these are the different processes. In different process में थोड़ा सा अपन को एडियाबैटिक प्रोसेस में ध्यान रखना होता है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर आप वो टेम्परेचर वाला पार्ट जो मैंने बनाया था एक्सपेंशन कंप्रेशन का, उसमें गलती नहीं करते हो तो मुझे नहीं लगता एडियाबैटिक प्रोसेस में ये वाला पार्ट जो था ना,
अगर आप ये वाले पार्ट पर ध्यान देते हो ना, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया। फर्स्ट लॉ मैं सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम से, लेकिन पहले नेक्स्ट टाइम का होमवर्क देख लो। होमवर्क मैंने आपको जीओसी 1 से दिया, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 किया और थर्मोडायनेमिक्स एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। क्या हुआ? थर्मोडायनेमिक्स का क्या है सर, वापिस बोलो। एक्सरसाइज 1 का ये लिखा हुआ ना सामने, पार्ट 2। अच्छा ओके सर। ये होमवर्क लिखा भाई मैंने। ये अपना नेक्स्ट टाइम का होमवर्क और ये अपना क्लास है आज का, जिसमें अपना थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ खत्म हो गया। सेकंड लॉ में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेकंड और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अपन शुरू कर लेंगे, क्योंकि जो स्कूल में आना है उन टॉपिक को खत्म कर लेते हैं ना, फिर अपन बाकी पार्ट को पढ़ते रहेंगे ना, जो भी अपन को। हाँ सर, ओके। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं फिर अपन। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। चलो भाई, बाय।